नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी में सूर्य ताप को लेकर कि सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हम कर रहे थे। अब सूर्य ताप को प्रभावित करने के कारकों में अब आगे बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फियर, वायुमंडल की पारदर्शिता की बात करेंगे। धरातल पर सूर्य ताप के वितरण में वायुमंडल की पारदर्शिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये क्या है कि अगर वायुमंडल पारदर्शी होगा तो किस तरीके से सूर्य ताप ज़्यादा प्राप्त होगा, कम होगा, उसकी बात भी करेंगे। ठीक, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं विस्तृत परावर्तन। सूर्य ताप की मात्रा जो किसी सतह से टकराकर बिना सोखे हुए वापस शून्य में लौटती है, परावर्तित सूर्य ताप कहलाता है। यानी कि सूर्य ताप आया, ठीक है, ऐसी कोई सतह लेयर मिल गई वायुमंडल में जिससे ये सूर्य ताप आया, टकराया और बिना नीचे पृथ्वी पर आए सीधा वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया और ज़ीरो हो गया। क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। उसे क्या कहेंगे? परावर्तित सूर्य ताप कहेंगे। आया, कोई लेयर थी, इससे टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। जैसा कि अपन देखते हैं, आपने एक यहाँ से टॉर्च जलाई, ठीक है, ये टॉर्च हो गई और इधर आपने कोई मिरर रखा, ठीक है, मिरर रखा सामने से, पारदर्शी मिरर नहीं हो, मिरर की बात की, कांच की नहीं की। मिरर जो होता है उसको हमने ऐसे जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ी तो ये कांच क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ ये किरणें आगे नहीं जाके रिफ्लेक्ट करती है और वापस आ जाती है इस तरफ। ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, यानी वापस क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित सूर्य ताप। इसी प्रकार से सूर्य की किरणें आती है, ठीक है ना। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, जल कण, बादल, वाष्प कण आदि परावर्तन में योग देते हैं। परावर्तन की क्रिया से प्रभावित सौरिक शक्ति धरातल या वायुमंडल को प्राप्त न होकर शून्य में लौट जाती है। इस परावर्तित सूर्यताप को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो यानी सूर्य विकिरण आया, यहाँ सतह से टकराया, पृथ्वी पर नहीं आया और वापस रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गया? वापस चला गया। इसे क्या कहते हैं? ये जो परावर्तित हुआ, यानी जिसका यूज नहीं हो रहा, यानी पृथ्वी पर नहीं आया, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया, शून्य में चला गया, तो उसे क्या कहेंगे? एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो कई बार पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न आता है। एल्बिडो क्या है? सूर्य ताप का वो अंश जो परावर्तित होकर वापस शून्य में चला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, हावरविट्स और ऑस्टिन के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो 0.42, कहीं ये 35% भी लिखा आता है, ठीक है, कहीं इसका 40% भी मानते हैं, ठीक है। अब अलग अलग बुक्स अलग अलग मानती है, ठीक है। औसत एल्बिडो 0.2 यानी कि 42% परावर्तन है, अर्थात सूर्य के विकिरण में से 42% पृथ्वी की सतह मेघों से परावर्तित होकर नष्ट हो जाता है। मोलर के अनुसार सौरिक शक्ति का 35%, किसके अनुसार? मोलर के अनुसार सौर शक्ति का 35%, यानी 2% पृथ्वी की सतह से। अब देखो मोलर कितना मानता है? 35% मानता है। यही वाला आंकड़ा याद रखना, 35% का यही पूछा जाता है। अब जो ये 35% परावर्तित होता है वो किस तरीके से होता है, किस किस माध्यम से होता है? तो 2% पृथ्वी की सतह से। पृथ्वी की सतह चमकीली होती है, परावर्तित करने वाली होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव हो, ठीक है, तो वो 2% क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है ना। 2% वायुमंडल में परावर्तित हो जाएगा, 27% मेघ परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये 35% परावर्तित हो जाता है और शून्य में लौट आता है। समय अवधि के अनुसार एल्बिडो में अंतर पाए जाते हैं। एल्बिडो में समय और अंतर, एल्बिडो का क्रम अलग अलग होता है। यानी मान लीजिए जैसे बर्फ़ की चादर है कोई, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर वहीं कोई काला रंग का या फिर पहाड़ है, ऐसा कुछ काले रंग में है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते।
तो यहाँ मेगो पर एल्बिडो का क्रम ज़्यादा होगा, यानी परावर्तित ज़्यादा होगा, एल्बिडो का क्रम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आपके काले रंग में, ठीक है, धरातल की प्रकृति अगर काले रंग की है तो वहाँ क्या होगा, अवशोषण हो जाएगा, तो एल्बिडो का क्रम जो है या फिर एल्बिडो की मात्रा कम हो जाएगी। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि एल्बिडो का क्रम कई बार पूछा जाता है, हम नीचे देखेंगे, ठीक है ना। अब एल्बिडो का ये जो क्रम है ये 4 कारकों पर निर्भर करता है। मेगा आच्छादन की मात्रा, मेघ का जो छाया हुआ मेघ की सघनता, मेघ कितने हैं, उनके ज़्यादा बादल हैं या कम हैं, उन पर डिपेंड करेगा एल्बिडो। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कण, अब वायुमंडल में उपस्थित कण, अगर कणों की मात्रा ज़्यादा है तो कण भी क्या करेंगे, कणों से टकराएगी किरणें और कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। जब वापस चली जाएगी तो परावर्तित हो जाएगी। तो कण भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं एल्बिडो को। सूर्य किरणों का कोण, जब सूर्य जो किरणें हैं ये अगर इस तरीके से आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब सीधे आ जाएगी, कम रिफ्लेक्ट करेगी तो कोण भी मान्य रखेगा। धरातल की प्रकृति, जैसे मैंने बात की, धरातल की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। धरातल कैसा है, हिम है, वाइट है, रेगिस्तान है तो वो कम करेगा, और अगर काले रंग में है, अवशोषित करने वाला है, तो वो एल्बिडो को रिफ्लेक्ट कम करेगा, और ठीक है ना। और बाकी जो है वाइट वगैरह होगी तो वो एल्बिडो के ज़्यादा करेगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, इसमें समझ लेते हैं। ये क्रम कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्रम आएगा ही आएगा आपके। निम्न में से एल्बिडो का क्रम बताइए, निम्न से एल्बिडो का क्रम कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एल्बिडो के क्रम की बात करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए ताज़ा हिम है, ठीक है। अधिकतम से न्यूनतम की ओर हम चलेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। धरातल अगर ताज़ा हिम है तो वहाँ एल्बिडो 80 से 85% होगा। हिम क्या करेगा, बर्फ़ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा परिवर्तित करेगा, तो एल्बिडो का क्रम सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादातर किरणें आएगी और वापस लौट जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। स्थायी हिम, एक तो ताज़ा बर्फ़ होगी वो ज़्यादा करेगी, एक स्थायी है वो, तो उसमें क्या स्थायित्व में थोड़ा बहुत क्या इधर उधर कुछ काले रंग के कुछ धब्बे वगैरह आ जाएंगे तो वो अवशोषित करने लग जाएंगे एनर्जी को, ठीक है ना। तो वो कम, एल्बिडो कम होगा, उस ताज़ा हिम से थोड़ा कम होगा। रेत भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। रेत में क्या होता है, कण होते हैं, वो क्या करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वो 20 से 30% होगा। घास भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। घास कितना करेगी, 20 से 25% करेगी ये, ठीक है ना। शुष्क धरातल, सूखा हुआ धरातल है तो वो 15 से 25% करेगा, ठीक है ना। सूखा हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, 15 से 25% करेगा। और आर्द्र धरातल है, यानी थोड़ा थोड़ा नमी युक्त है, तो वो 10% एल्बिडो करेगा। यही वन की बात करें, वन 5 से 10% करेगा। जलाशय हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, 50 से 80 करेगा। और घने बादल ज़्यादा होंगे तो वो परावर्तित ज़्यादा करेंगे, रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा, एल्बिडो ज़्यादा होगा, ठीक है। 70 से 80% के मध्य होगा। हल्के बादल होंगे तो वो रिफ्लेक्ट कम करेंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट जब कम करेंगे तो एल्बिडो का क्रम भी क्या होगा, कम होगा, 25 से 50% के मध्य होगा। पार्थिव वायुमंडल जो करेगा वो आपके 35% करेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आकाश में मेघाच्छादन की मात्रा एल्बिडो को सर्वाधिक प्रभावित करती है। औसतन मेघों की सतह से 75% सौरभ शक्ति का परावर्तन होता है। किम्बल के अनुसार यदि आकाश पूर्णतः मेघ आच्छादित है, यानी कि किम्बल क्या कहता है कि अगर आकाश जो है पूर्णतः यानी बादलों से भरा हुआ है तो पृथ्वी पर केवल 22% सौर्य विकिरण प्राप्त होता है, केवल 22% होगा। ज़्यादातर जो मात्रा है यानी कि इसकी 78% मात्रा लगभग जो वापस शून्य में चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और परावर्तित हो जाएगी। हॉरविज के अनुसार मेघाच्छादन की विभिन्न अवस्थाओं में औसत वार्षिक सूर्यताप एक तालिका में देख लेते हैं। देखिए, मेघाच्छादन का प्रतिशत देखें, एक तरफ सूर्यताप का परसेंट है। मेघाच्छादन अगर 0% है तो सूर्यताप 100 होगा, 100%। मेघाच्छादन है ही नहीं, मेघ है ही नहीं तो 100% सूर्यताप मिल जाएगा। अगर 13% मेघ है तो 93% सूर्यताप मिल जाएगा। 47% है तो 42% सूर्यताप मिल जाएगा। मेघाच्छादन 89% है, 68% मिल जाएगा सूर्यताप। और 100% अगर मेघाच्छादन है तो फिर भी सूर्यताप आ ही जाएगा, बादलों को चीरते हुए भी आ जाएगा, 41% आ जाएगा। अब देखते हैं
इस प्रकरण को अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।